अपनी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा चुंबकीय बल के बारे में, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु हमारा आ गया विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको लगाना भी सीखना है। और किस दिशा में ये बल काम करता है, बाएं हाथ की हथेली से हम इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, और सदिश राशियों के पदों में हम इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, इसके परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं। और एनसीईआरटी में इस पर एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, उसको भी हल करेंगे अभी इसी वीडियो में। और एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल और करवाऊंगा जिससे इस बल को पहचानना आसान हो जाए। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में गति में, जिसमें पहले मैंने बात की थी हेलिक्स, एक रास्ते पर चलता है कण, उसके सूत्र की स्थापना, उसका सूत्र बनाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो क्लास है हमारी, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी हैं, दोनों सूत्र भी बना रहा हूँ मैं। यानी ये मान के चलिए कि ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेरिवेशन में आ जाता है। और फॉर्मूला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कंपटीशन वगैरह प्रतियोगी परीक्षाएँ आप देते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक, ये है यानी करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या बोलते हैं? धारावाही चालक को क्या बोलते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स, देखो अंग्रेजी में लिखूंगा मैं ताकि काम आ जाएगा आगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हो गया, देखो। ठीक, चलिए सूत्र बना लेते हैं, सूत्र को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताते हैं। मानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है, तो एक दिशा बना लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए, ये मैं बना रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके से ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया और इसको मैंने बी बनाया। सदिश के रूप में मैंने इसे लिखा, सदिश राशि के रूप में मैंने इसे लिखा। यानी ये मान के चलिए कि ये सदिश राशि के रूप में है। अब जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, तो एक दिशा इसकी परिभाषित है। हो सकता है वो दे दी गई हो सकता है ऐसे ही बता दिया गया हो, चित्र में दिखा दिया गया हो। अब इसमें एक धारावाही चालक हम रखते हैं, एक कंडक्टर हम रखते हैं। तो कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि हमें अच्छे से दिखाई दे। तो जैसे मान लीजिए मैं रख देता हूँ ये कंडक्टर को थोड़ा सा ऐसे बना के रख देता हूँ, देखो ऐसे। ये मैंने कंडक्टर रखा, धारावाही चालक, ताकि इसमें जो हो रहा है वो मुझे दिखाई दे। और इसमें जो विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा को मैंने बना दिया आई। ठीक, चालक में विद्युत धारा, और चालक की जो लंबाई है, उस लंबाई से जो कोण बनता है वो बना दिया मैंने थीटा। चालक की लंबाई को मैंने पूरा एल मान लिया, ऐसे यूँ। ठीक, तो क्या क्या मैंने बताया? चालक की लंबाई, सीधी रेखा में लंबाई, मुड़ी तुड़ी रेखा में नहीं। चालक की लंबाई ये मैंने मानी एल। चालक में धारा ये मान ली मैंने आई।
और चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक। और चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या मान लिया मैंने, थीटा मान लिया मैंने, ठीक। अब इसके बाद चालक में या कंडक्टर में जो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं वो गतिमान इलेक्ट्रॉन एक अपवाह वेग से चलते हैं, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हम उसे दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है ऐसे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, इस पर आवेश ऋणात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक अपवाह वेग से चलता है। इस वेग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। और अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय में थोड़ी सी दूरी तय करता है, जिसको मैं कहता हूँ dl वेक्टर, ऐसे, यानी ये इलेक्ट्रॉन थोड़े समय में, ठीक, थोड़ी दूरी तय करता है, तो इसे कहता हूँ मैं dl। मैंने इसे dl क्यों माना और वेक्टर क्यों माना, क्योंकि ये वेग है, अपवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और ये dl जो मैंने दिशा ले रखी है, dl की जो दिशा ले रखी है मैंने, वो करंट की दिशा ले रखी है मैंने, यानी जिस दिशा में करंट बह रही है मैंने वही दिशा dl की दिशा ले रखी है। वो मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि करंट जो है एक अदिश राशि है, तो मैंने लंबाई के वेक्टर को, लंबाई के सदिश को ही करंट की दिशा में रख दिया, ठीक। तो क्या हो गया, ये हो गया छोटा सा dl, छोटी सी दूरी, छोटा सा विस्थापन जो अपवाह वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ने किया लंबाई के सदिश की विपरीत दिशा में। यानी कि अगर मैं अपवाह वेग को यहाँ जोड़ूँ थोड़ा सा, तो अपवाह वेग कितना हो गया, -dl/dt। इस बिंदु को यहाँ समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, क्योंकि करंट यानी विद्युत धारा की दिशा में लंबाई है, ठीक, और विद्युत धारा की दिशा में उसी लंबाई में एक छोटा सा उसका टुकड़ा है जो अपवाह वेग से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है। तो वो दूरी जो होती है या वो विस्थापन जो होता है, अगर उस पर दिशा लगा दूं तो अपवाह वेग लंबाई के सदिश की दिशा के विपरीत चलता है, यानी लंबाई की जो दिशा है वो करंट के साथ है और इलेक्ट्रॉन की दिशा आप जानते हैं उसकी उल्टी होती है, इसलिए सदिश रूप में यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अब बात हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल है ना, ऐसे बोल देते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है अभी, सभी इलेक्ट्रॉनों पे कितना बल लगेगा, इस लंबाई में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल जाएगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन पर बल देखते हैं। तो ये हो गया Fe, एक इलेक्ट्रॉन पर बल जो है वो कितना आ गया, वो हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश वेग का सदिश चुंबकीय क्षेत्र का सदिश, ये सूत्र है QV×B, चुंबकीय बल का सूत्र है, चुंबकीय बल इससे निकलता है, ठीक। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूँगा इसमें, ये जो Vd है अब मैं इसको dl/dt लिखूँगा माइनस में, यानी इस Vd का ये मान मैं यहाँ लगाऊँगा, ठीक। अब कैसा क्या बनेगा, क्या लिखूँगा मैं, ये सारी चीज़ें मैं हटा लेता हूँ। देखो यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इस चीज़ को लाके वापस, एक ही इलेक्ट्रॉन पर बल -E -dl/dt। यहाँ पे dt क्या है, थोड़ा सा समय अंतराल है, विस्थापन परिवर्तन की दर यानी समय अंतराल। कौन सा समय अंतराल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा विस्थापन dl करके गया, वो बस, ठीक। और इसका सदिश गुणनफल लूँगा मैं b के साथ में, ठीक। यानी
ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ऐसे हो गया देखो। ठीक, चलिए हटा लेता हूँ, बात समझ में आ गई। अब ये जो माइनस का निशान है, माइनस माइनस, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो कुल मिला के एफ हो गया ई डी एल क्रॉस बी, और जो थोड़ा सा समय अंतराल है इसको मैं बाहर कर देता हूँ ऐसे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश और थोड़ा समय है, वो इलेक्ट्रॉन कितने समय में आगे बढ़ गया, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आगे बढ़ गया। अगर आप समझें इस चीज़ को, तो ये वो करंट है जो एक इलेक्ट्रॉन से बनेगी, ये वो विद्युत धारा है जो एक इलेक्ट्रॉन से बनेगी। अगर मैं इस चालक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों को लगा दूं तो विद्युत धारा बन जाएगी। अब मैं करता हूं, चालक के अंदर L लंबाई में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, कितनी है, माना कि वो n है, संख्या n है। यदि है तो कुल बल, कुल बल या परिणामी बल सभी इलेक्ट्रॉनों का जोड़ दिया जाए, परिणामी बल कितना बनेगा। तो अब मैं यहाँ कुल बल लिखता हूँ, तो कुल बल के लिए क्या करता हूँ मैं, इसके साथ में n से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो कितने चालक इलेक्ट्रॉन हैं, n हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन हैं जो करंट को चला रहे हैं, वो इस लंबाई में सारे के सारे n हैं। ठीक, तो मैं यहाँ उससे गुणा कर देता हूँ इसको, तो ये सूत्र जो है ठीक होकर आ जाता है मेरे सामने। ये कैसा बन जाएगा, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए n से गुणा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। देखो इसको हटा लेते हैं, ये देखो ये बन गया। और समझ में आ गई होगी बात कि एक इलेक्ट्रॉन पे और कुल n इलेक्ट्रॉन है। तो चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसका पता लगाया जा सकता है, बिल्कुल सरलता से पता लगाया जा सकता है। चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये कहता है जी इलेक्ट्रॉन घनत्व है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन घनत्व मालूम है तो चालक के आयतन से गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन घनत्व है यानी एकांक आयतन में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब इसके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि इसका एरिया मुझे पता हो, इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मुझे पता हो। तो देखो चालक का आयतन कितना होगा, इस चालक का आयतन होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई, तो कितना बन जाएगा n, n बन जाएगा n a l e बाई डी टी। इस चीज़ को समझना है कि ये n क्या है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व है। एकांक आयतन में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी चालक के एकांक आयतन में चालक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये। तो ये परिभाषित हो गया पहले से ही, और ये बल जो है सदिश राशि के रूप में चल रहा है। बल किस में चल रहा है, सदिश राशि के रूप में चल रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक, अब ये देखिए ये जो है L, ये रहा वो L, और यह रहा समय अंतराल। ठीक, अब ये समय अंतराल कितना समय अंतराल है, कहता जी पूरी लंबाई को, पूरी दूरी को तय करने में जो समय लगा वो समय है ये। अगर ये समय बना दें, ठीक, लंबाई पे चढ़ा दें, पूरी लंबाई लगा दें हम मान लीजिए, तो क्या होगा, F ये बन जाएगा NeAVD। ऐसे VD क्या कर दिया मैंने VD को क्या कर दिया, मैंने L को पूरी लंबाई कर दिया, और इस समय को मैंने पूरा वो समय लगा दिया जो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगता है। पहले कितना लिया था मैंने, पहले थोड़ा सा लिया था मैंने,
अब मैंने समय बढ़ा लिया, लंबाई बढ़ा ली, तो मैंने इस dt को पूरी लंबाई में लगा दिया। या फिर मैं इस L को dl बना लूँ, थोड़ा सा बना लूँ L को dl, तो यहाँ dl में मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये लो देखो dl/dt। तो यानी dl/dt क्या है, ये बन गई Vd। कहता है जी जो बल dl में इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा होगा, छोटी सी लंबाई dl में लग रहा होगा, वही पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा होगा। अब चाहे तो आप इसे L/T लिख लें, चाहे आप इसे dl/dt लिख लें, तो क्या बनेगी कुल मिला के, ये बनेगी ड्रिफ्ट स्पीड, अपवाह चाल, जो कि आप लिख चुके हैं पहले। तो यहाँ पर ये अपवाह वेग नहीं लगेगा, वेक्टर में नहीं लगेगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से ये dl आया है। ठीक, वहाँ पर dl विस्थापन की वजह से आया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ आई ये बन के आ गई, देखो dl/b। अब ये जो चीज़ है ये, इसे कहते हैं विद्युत धारा, करंट। अब इसे लिख दूं अगर F, ये हो गया I dl/b। तो देखो ये बल का मान आ गया, ये बल का मान और उसकी दिशा, मतलब ये बल आ गया, सदिश रूप में बल आ गया, सीधी सी बात ये है। अब अगर इस बल को यहाँ इस कोण के पदों में लिखा जाए तो कितना होगा, dl/b। तो बल जो होगा वो होगा I dlb साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा बल का परिमाण। अब बात आई अगर दिशा की, तो दिशा मिलेगी dl और b का क्रॉस प्रोडक्ट कर देने के बाद, उसका सदिश गुणनफल कर देने के बाद। कहता है ये दिशा आप बाएं हाथ की हथेली से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे लगाते हैं, देखिए ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये दूसरी उंगली करंट की दिशा, और ये अंगूठा बल की दिशा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये वाली उंगली है, ये उंगली आपकी तरफ आ रही है, देखो ये उंगली आपकी तरफ आ रही है, इसका मतलब हो गया कि जो करंट है वो आपकी तरफ आ रही है, तार में करंट आपकी तरफ आ रही है। विद्युत क्षेत्र उधर को जा रहा है, तो बल किधर को लगेगा, बल लगेगा छत की तरफ को, ऊपर को। ठीक, तो इस हाथ से भी देखा जा सकता है और सदिश गुणनफल करके भी देखा जा सकता है। और अगर सदिश रूप में लिखें तो ये सूत्र है, अदिश यानी परिमाण के रूप में लिखें तो ये सूत्र है। यहाँ पर थीटा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के बीच में जो कोण है, जो विद्युत धारा यानी जिस लंबाई का चालक है उस लंबाई के बीच में, या धारा की दिशा के बीच में, जो भी कहें, क्योंकि धारा की दिशा में ही हमने लंबाई मानी है, ये कोण है। समझ आ रही है बात, कन्फर्म हो गया, ये सूत्र है। अब बात यह है कि सूत्र याद भी हो गया सर, समझ में भी आ गया सर, ये है सर वैसे। अब सर ये लगाएंगे कैसे सर, हमसे न्यूमेरिकल में नहीं लगता ये सर, जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं हमसे गड़बड़ हो जाती है सर। कोई चिंता की बात नहीं है, न्यूमेरिकल में लगा के दिखाऊंगा अभी। ठीक, अभी कराता हूँ न्यूमेरिकल। ठीक है, अब सवाल ये आया कि जो बल है, यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बल इलेक्ट्रॉन पर है, तो चालक पर कैसे गया। कहता जी चालक को छोड़ के इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, चालक को छोड़ के इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता। तो परिमाण स्वरूप क्या होगा, ये बल चालक पे आ जाएगा। मान लीजिए मैं बल लगा रहा हूँ दीवार पे, ठीक, या हम कुछ लोग इस कमरे में हैं, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो जब कहाँ है, दीवारें तो बंद हैं, तो बल कहाँ पहुँच जाएगा, दीवार पे पहुँच जाएगा। इसका कारण ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन चालक को छोड़ के जा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो चालक में से निकलने की कोशिश करेगा। तो चालक में से निकलने की कोशिश करेगा तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये बल चालक पे आ जाएगा। ये भी सवाल उठता है कि यार बल तो तुमने इलेक्ट्रॉन पे निकाला, इस चालक पे कहाँ से आ गया, इस तार पे कहाँ से बल लग गया। तो इलेक्ट्रॉन तार में ही तो है, तार को छोड़ के थोड़ी जा रहा है, तो फाइनली वो बल तार पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे आया या तार पे लगा, चालक पे लगा, फिर एक ही बात हो गई। चलिए अब इस पे करते हैं आंकिक न्यूमेरिकल प्रश्न।
चलिए उदाहरण देता हूँ, देखो कहता है जो विद्युत क्षेत्र है वो है 4 टेस्ला, चालक में करंट है 5 एम्पियर, चालक की लंबाई है 2 मीटर, ठीक। और जो कोण है लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का वो है थीटा, वो है 30 डिग्री, ठीक। यानी सिंपल सी बात है, ये विद्युत क्षेत्र है और चालक और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक। तो लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, तो लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, सीधे सीधे मिल जाएगा। देखो क्या होता है बल, ILB साइन थीटा। अगर बल को देखें ILB साइन थीटा, ठीक। इस L को छोटे में हम DL भी लिख देते हैं, L भी लिख देते हैं। DL मतलब कहीं कुछ चेंज हो रहा होगा, कोई समाकलन की अवस्था बनेगी तब हम बनाते हैं सूत्र। सामान्यतः ये L होता है, हमने L लगा दिया, तो वैल्यू लगा दें I 5 L 2 B 4 साइन 30, है ना। साइन 30 की वैल्यू तो तुम्हें याद होगी यार, साइन 30 की वैल्यू तो बता दो। साइन 30 की वैल्यू, अरे सर आप ही लगा दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, चलो लगा देते हैं। तो 5 2 4 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 20 न्यूटन, ये बल लग गया। देखो ठीक। दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, वही बाएं हाथ का नियम, अंगूठे की तरफ बल है, उंगली की तरफ फील्ड है ना, एक तरफ करंट है तो लंबवत, यानी करंट और चुंबकीय क्षेत्र का जो तल है उसके लंबवत, करंट और चुंबकीय क्षेत्र का जो तल है उसके लंबवत। मान लीजिए इसमें इधर को करंट जा रही है ना, ये B है, तो B और करंट के तल के लंबवत ये बल है, ठीक है। अब अगर सदिश रूप में ले दें, कहता जी ये करंट है I, वो है 10 एम्पियर, एक छोटी सी लंबाई का चालक है जी, छोटी सी लंबाई का चालक है, 10⁻³ मीटर वाला है जी, और ये x अक्ष पे पड़ा है जी, और जो B है वो लगा रखा है हमने 5 K टेस्ला, ठीक। अब देखो सदिश में दे दिया मैंने सब कुछ वेक्टर में, एंगल की ज़रूरत नहीं है, जो सदिश वाला फार्मूला है वो लगा दो, ठीक। कहते जी बल बताओ इसके ऊपर कितना होगा, तो बल क्या करूं फिर मैं, तो बिल्कुल सही बात है, I ये लगा लो भाई, देखो DL क्रॉस B, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होने का, कोई पैसा खर्च नहीं होने का, ये सिंपल सा फार्मूला लगा लो, ठीक। लगा दो सर, आप ही लगा दो, चलो मैं ही लगा देता हूँ, ठीक है। I कितना करंट है भाई, 10 एम्पियर है ना, 10 एम्पियर लगा दिया मैंने। DL सदिश राशि के रूप में DL हमें प्राप्त हुआ है, ये रहा देखो, ये होगा 10⁻³ मीटर में ही है, बदलना नहीं है, सेंटीमीटर में होता तो बदल देते, मिलीमीटर में होता तो बदल देते, मीटर में लेके आते, है ही मीटर में, लगा दो मीटर में, तो ये हो गया 10⁻³ ये है I कैप। I कैप से मतलब सर 10 से तो x अक्ष पे है ना सर जी, हाँ x अक्ष पे है, B 5 टेस्ला, तो ये हो गया क्रॉस में 5 K कैप। तो समझ में आती है बात कि यार I और K का क्रॉस प्रोडक्ट है, I और K का क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो क्या मिलेगा देखो, IJK, I और K का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उल्टा घूम रहा है, देखो ये सीधा घूमता है तो प्लस में, उल्टा घूमता है तो माइनस में, यानी I क्रॉस के हो गया -J, तो -J कर लें। ये तो सर जी हम वैसे भी याद कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, किसका किसके साथ क्या क्रॉस होता है ये तो सर जी हम वैसे भी याद कर लेंगे। तो कुल मिला के I क्रॉस हो गया -J, और ये हो गया न्यूटन में बल, तो ये आ गया देखो 5 × 10⁻² न्यूटन का बल आ गया। किधर आया सर जी, नेगेटिव Y एक्सिस पे आ रहा है, ये तो नेगेटिव Y एक्सिस पे आ गया सर जी, ये लो ये रहा, ठीक। अगर चाहो तो हाथ की हथेली से पता कर लो यार, ठीक। देखो किधर है करंट, x अक्ष पे, फील्ड किधर है यार, x y z, ऊपर को फील्ड है,
माइनस के बाद नहीं, इस तरफ को माइनस जे की तरफ को बल आ जाएगा यार। देखो हाथ से लगा के दिखा दूँ तुम्हें, हाथ में लगा दो। चलो सर जी हाथ से भी करके दिखा दो एक बार, इसमें कैसे आता है ये। चलो हाथ से दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो अब ये है आई, है ना, आई किस तरफ है, एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष इधर को मान लिया, उधर को मान लिया। बी इधर को एक्स मान लिया मैंने, ठीक। और मतलब मैंने, चलो तुम्हारी तरफ को एक्स मान लेता हूँ, मानने में आसानी रहेगी। तुम्हारी तरफ को एक्स मान लिया, उधर को मैंने वाई मान लिया, ऊपर को जेड मान लिया, ठीक। तुम्हारी तरफ कौन है, इधर से एक्स अक्ष है, उधर को कौन है, वाई अक्ष है, जेड किधर को है, ऊपर को है। अब तुम्हारी तरफ को करंट जा रही है, ये करंट आ रही तुम्हारी तरफ, ठीक है। अब फील्ड किधर को लगा दिया, फील्ड लगा लिया के पे, ये फील्ड जा रहा है ऊपर को, तो फोर्स किधर को लग रही है, आंसर के मुताबिक माइनस जे। तो फोर्स लग रही है इस पर इधर को, ठीक। यानी अगर कोई करंट यूँ जा रही हो और फील्ड ऊपर को हो तो फोर्स यूँ लग जाएगी इधर को, ठीक। इधर को गिरेगा, इधर को पहुँच जाएगा। अब इससे देखते हैं, ठीक। अब देखो ये पहली उंगली किसकी है, फील्ड की है, और जी फील्ड तो ऊपर है, पूरा फील्ड ऊपर को, करंट तुम्हारी तरफ को है, एक्स अक्ष पे है। तो देखो फोर्स देखो किधर को है, इधर को है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। बड़ा आसान है यार, आज से पता कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो हो गया जी। लगे रहो, मेहनत करो, करते रहो, मेहनत करने से ही काम होगा। चलो अब करते हैं इस पे एनसीईआरटी में से उदाहरण। सर जी एनसीईआरटी का उदाहरण भी करवा दिया करो। एनसीईआरटी का उदाहरण मैं छोड़ता नहीं हूँ, सारे करा दूंगा तुम लोगों को, पक्की बात है। अब देखिए उदाहरण संख्या 1, 2 भी है, 2 भी करेंगे, ठीक। चलो उदाहरण संख्या 1 और 2 दोनों ही कर देते हैं यार, बलों पर ही तो है, बलों की जानकारी है इसमें। चलो कर देते हैं। पहले उदाहरण संख्या 4.1 ले लेते हैं, ठीक। एनसीईआरटी चल रही है, एनसीईआरटी किताब है भैया मेरे हाथ में, कभी तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक। पक्का यार ध्यान रखना, एनसीईआरटी ही है, ओके। चलो देखते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान ग्राम में दे दिया यार द्रव्यमान ग्राम में दे दिया, द्रव्यमान को इसमें किलोग्राम में बना लूँ यार पहले तो। 200 ग्राम बटे 1000, ये बन गया 0.2 किलो, ये रहा। तथा 1.5 लंबाई के किसी सीधे तार से, अब लंबाई तो ठीक दे दी यार, लंबाई दे दी 1.5 मीटर, लो, ठीक। 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चलो करंट भी सही बता दिया यार, 2 एम्पियर बता दिया, कोई ज़्यादा नहीं है यार, ये डालो, ये धारा हो गई, ठीक। यह किसी एक समान क्षितिज विचुंबकीय क्षेत्र द्वारा वायु के बीच में लंबित है, हवा के बीच में टंगा हुआ है तार। तार बनाना पड़ेगा यार, ऐसे दिखेगा नहीं ना, हवा में तार को टंगा देता हूँ पहले। ये देखो ये तार, ये रहा तार। इस तार में कोई धारा है यार, इधर को मान लेता हूँ मैं, आई लो, ठीक। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत है, यानी क्षैतिज दिशा में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, इसके लंबवत है। अब लंबवत है, अगर बोर्ड पे देख रहा हूँ तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो कैसे करूँ उसको यार अंदर की तरफ बना देता हूँ। लो चुंबकीय क्षेत्र इधर बना दिया, इसके बीच में जो कोण है वो 90 बना दिया, लो ऐसे बना देता हूँ। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यूँ बना दिया, क्षैतिज में बना दिया मैंने। ये मान के चलो कि चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज में है, ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब बात यार सीधी है, मान लीजिए मैं जो है इसको फिर से बनाता हूँ यार, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ कि तुम्हें दिखाई दे यार, मज़ा नहीं आएगा ऐसे। हाँ दिखाता हूँ मैं इसको, फोटो बना के दिखाता हूँ इसका। ये रहा देखो, एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक। अब क्षैतिज में चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्षैतिज में क्या मानता हूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र मान लेता हूँ मैं, क्षैतिज मान लेता हूँ यार इसको। लो ये हो गया क्षैतिज, ठीक। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना लिया मैंने, लो ये बन गया बी, सिंपल।
ठीक। और क्षैतिज में ही फील्ड के लंबवत एक तार पड़ा हुआ है, तार को जेड एक्सिस पे डाल देता हूँ यार, ये लो ये तार पड़ा इसी में, देखो ये तार पड़ा है, देखो इसी में, ये भी क्षैतिज में ही है। तो अब समझ में आ रहा होगा यार कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक। अब इस पर नीचे की तरफ पड़ता है इसका भार, उसे कह रहे हो क्या, mg। अब इस भार के बराबर ऊपर की तरफ बल लगा दिया तुमने, ILB, ठीक। करंट की दिशा किधर को माननी है उसके लिए तुम फ्री हो यार, करंट की दिशा किधर को ही मान लो, वो तुम्हारा बल ऊपर को लगना चाहिए। बस सर करंट की दिशा किधर मानना है, देखो ऐसे, देखो ऐसे कर लेते हैं, ये रहा B, ठीक, और ये अंगूठा हो गया ऊपर को, तो करंट की दिशा अपनी तरफ मान लो यार तुम, ठीक, ऐसे रख लो ऐसे, नो, तो करंट आ रही तुम्हारी तरफ को, ठीक, और बी लगा दिया इधर को, इधर की तरफ को बी लगा दिया, ये करंट आ रही है, बी लगा दिया उस तरफ को, तो एप आ गया ऊपर को, ठीक। तो ये ILB जो है किसके बराबर कर दिया तुमने, mg के, तो ILB किसके बराबर हो गया, ये हो गया mg के बराबर। अब देखो जब बल संतुलन में आ गए, चुंबकीय बल और गुरुत्वीय बल बराबर हो गए, तो रुक गया, हवा में टंग गया यार, वही है जादू, मैजिक, ठीक, हवा में लटक रहा है। तो B का मान आ गया, लो B की वैल्यू आ गई, देखो mg/IL, ये रहा देखो। अब ये B का मान कैसे निकलेगा, लगा लेंगे सर जी, देखो ये m की वैल्यू लगा लेंगे, ये लो g कितना लगाऊंगा, g लगा लेना यार 9.8 लगा लेना, लो ठीक, ये लगा लेना। और अगर 10 लगाना है 10 लगा लेना, 10 दिया होगा 10 लगा लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो mgl हो गया, निकल गया। अब चलो दूसरा सवाल भी कर देते हैं यार, उदाहरण नंबर 4(2), बल की वही है, मतलब QVB जो होता है ना, QV क्रॉस B जो अभी पढ़ा रहे थे हम लोग यार, उसी पे है ये भी उदाहरण, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। चलो दूसरा उदाहरण करते हैं, उदाहरण 4(2). चलिए, यदि चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक y अक्ष के समांतर है, सर जी फोटो बना दो, इसका फोटो बनाता हूँ, इसका फोटो बनाता हूँ, ये x, ये y और ये z। तो चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष के समांतर है, ये B हो गया, लो ठीक। तथा आवेशित कण धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, आवेशित कण जो है धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, ये रहा वेग v, ये है धनात्मक कण, ठीक। तो लॉरेंज बल किस ओर लगेगा जबकि गतिमान कण इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक। तो किस तरफ लगेगा बताओ, ठीक। अब देखिए पहले लिखते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना +e होता है, e का मान कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है, चर जी ये तो मुझे याद है, ठीक। अब लगा दिया, ओके। अब इसके अनुसार प्रोटॉन पर किधर लगेगा, अब ये प्रोटॉन जो है कर रहे हैं पहले, फिर इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब हो गया कि बल जो लगेगा वो लगेगा ई, वी किधर है भाई, वी किधर है भाई, वी है एक्स अक्ष की तरफ, तो ये वी है आई कैप पे सदिश गुणनफल, बी किधर है भाई, बी है बी जे कैप पे। तो देखो किस दिशा में आया बल, प्रोटॉन पे बल आ गया आई क्रॉस जे के पे, ई वी बी के कैप, ये आ गया बल, यानी
पॉजिटिव वाई एक्स, पॉजिटिव वाई एक्स कहाँ सर जी, के कैप है, पॉजिटिव जेड एक्स है, धनात्मक जेड एक्स की तरफ। तो धनात्मक जेड एक्स की तरफ का मतलब हो गया कि जो कण है ये घूम के जेड एक्स की तरफ केंद्र बनाएगा। देखो पॉजिटिव जेड एक्स की तरफ इसका केंद्र बनेगा यहाँ, और बी के विद्युत क्षेत्र के लंबवत एक वृत्त पर घूमेगा, यहाँ पर घूम जाएगा देखो, ठीक। बी के लंबवत एक तल पर वृत्त बनेगा, उस पर घूमेगा, ठीक। यानी सिंपल सी बात हो गई, बी हो गया ऊपर को, तो कण फेंक दिया हमने एक्स अक्ष पे, तो ये घूमेगा। अभी हम इस बारे में बात कर रहे थे, बिल्कुल सीधी सी बात है, और दिशा इस तरीके से मिल जाएगी। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है, नाम बदल दो सर जी, यहीं पे नाम बदल दो। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो तुम समझो क्या परिवर्तन होगा। कहती इसका सर जी इसका तो चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया लो, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव लग गया, नेगेटिव लग गया, हो गया लो, नेगेटिव लग जाएगा, बस आवेश का निशान लगेगा, हमने कहा था। तो कैसा हो गया बल हो गया नेगेटिव जेड एक्स पर। इस नेगेटिव को इस के साथ फिट करके देखो तो कहाँ हो गया, नेगेटिव जेड एक्स पर। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो कहता है इस तरफ को जाएगा, यहाँ इधर घूम जाएगा। यानी सेंटर कहाँ पड़ेगा, केंद्र कहाँ पड़ेगा, नेगेटिव जेड एक्स की तरफ पड़ेगा, वहाँ घूमेगा, ठीक। हाँ चलिए इन दोनों को मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। अब देखो दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होता है ये प्रयोग। पॉजिटिव चार्ज कौन सा मान लूँ, ये रहा, ठीक। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहाँ को मान लूँ, ऊपर को मान लूँ, ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यूँ आएगा, तुम्हारी तरफ क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तो तुम्हारी तरफ यहाँ आएगा ठीक। फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के यूँ वृत्त पे घूमेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है सर जी, इसका क्या करेंगे, ये उल्टा, ये यूँ घूमेगा ऐसे। तो इसका केंद्र कहाँ पहुँच गया, जेड एक्सिस के नेगेटिव की तरफ पहुँच गया। तो यानी ये हुआ, देखो ये पॉजिटिव पक्का और ये नेगेटिव है ना, तो ये कैसा चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और ऊपर को कौन है, चुंबकीय क्षेत्र तुम्हारी तरफ, ठीक। क्या है तुम्हारी तरफ, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। कण को किस तरफ गति दी मैंने, आगे की तरफ, ठीक, एक्स अक्ष की तरफ। तुम्हारी तरफ कौन है, जेड अक्ष है, तो पॉजिटिव जेड अक्ष की तरफ पॉजिटिव वाला, नेगेटिव जेड अक्ष की तरफ नेगेटिव वाला। बस समझ में आ गई सर जी, पक्का याद हो गया, रट्टा लग गया बिल्कुल, है ना। चलो ये हो गया, देखो समझ में आ गई बात। ओके, अगली क्लास में फिर बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन और है, हेलिक्स के बारे में बात कर रहा था मैं, उसका डेरिवेशन बना के दिखाऊंगा आपको। बोर्ड एग्जाम में वो डेरिवेशन यार बहुत आता है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सही में ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। समझ लो, सीख लो, याद कर लो, ठीक, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो। वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, फिल्म नहीं देख रहे यार, हम लोग फिल्म नहीं चला रहे हैं, हम लोग क्लास में हैं यार, हम लोग क्लास में हैं। आप एक नोटबुक रखो और अपना बैठ के लिखो। ये बोला यूट्यूब पे चले गए यार, यहाँ चले गए यार, वहाँ चले गए, सिनेमा, ये क्लास चल रही है, ये क्लास ही है हमारी, हमारा ये पढ़ने का तरीका है, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, ओके।